स्टार्ट द रिवीजन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। तो इस चैप्टर के इस क्लास के अंदर सारी बेसिक थ्योरी है, सारे ग्राफ्स जितने भी होते हैं जिस पे क्वेश्चन आते हैं वो भी है, सारे फॉर्मूलाज भी हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज भी हैं, साथ में एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं जैसे मैक्सवेल की थ्योरी या फिर कुछ जो जितने भी डी ऑर्बिटल होते हैं उनकी शेप वगैरह, ताकि अगर पेपर टफ आता है तो ये सब क्वेश्चंस भी कवर हो जाए। ठीक है, बिकॉज पेपर टफ कैसे आता है, क्वेश्चंस टफ आएंगे या फिर टॉपिक कोई दूसरा आ जाएगा, टॉपिक इसमें सारे कवर हो जाएंगे, क्वेश्चन टफ आएगा तो वो क्वेश्चन वाली सीरीज़ के अंदर। ठीक है, तो अब आता है डाल्टन एटॉमिक मॉडल। सबसे ईजी, सबसे स्टार्टिंग में ईजी, डाल्टन ने बोला था कि कोई भी पार्टिकल जो होता है उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते 2-3 टुकड़ों में, जो कि गलत हो गया था बिकॉज हमने एटम को न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में डिवाइड कर दिया था, तो ये थ्योरी गलत हो गई थी। स्पेसिफिक चार्ज होता है मेरे पास, चार्ज ऑन वन पार्टिकल डिवाइड बाय मास ऑफ उसी पार्टिकल का, तो हम इसे कुलम्ब बाय केजी भी बोलते हैं, और इसको हम किसी भी क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आए वहाँ पे एमसीक्यू टाइप, तो चार्ज बाय मास करके हम इस स्पेसिफिक चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज एक रेशो होती है जिसकी यूनिट होती है सी कुलम्स पर केजी। ठीक है, उसके बाद आता है मेरे पास फर्स्ट एटॉमिक मॉडल विच इज़ माई किसका, थॉमसन का मॉडल था, जिसने उसने बोला था कि एक वाटरमेलन टाइप का सरफेस होता है। ठीक है, एक वाटरमेलन टाइप का होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, जो कि यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो उसने जो मॉडल बोला था वो यूनिफॉर्मिटी पे बोला था उसने, यहाँ पे लिखा होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसने बोला था, और वो इस मैनर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ पाए। बट ये जो है वो पूरा मॉडल गलत हो गया था आफ्टर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड ने, सबको पता है क्या किया था, उसने गोल्ड फॉइल लिया था, उसके ऊपर हीलियम रेस फेंकी थी, हीलियम का न्यूक्लियस फेंका था उसने, और उसने ऑब्जर्व किया था कि कुछ थे वो ऐसे निकल गए थे, कुछ ऐसे निकल गए थे, एक पार्टिकल बहुत मुश्किल से पीछे आया था, मोस्टली जो थे वो ऐसे निकल गए थे। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है, कंसनट्रेटेड है बहुत ही स्मॉल लोकेशन के ऊपर, साइज जो है न्यूक्लियस का बहुत छोटा है एज कम्पेयर विद साइज ऑफ एटम। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल क्या था कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर के अंदर है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर घूम रहे हैं उसके, मतलब ये नहीं उसके अंदर एम्बेडेड नहीं है, वो बाहर घूम रहे हैं ऑर्बिट्स के अंदर एट अ वेरी हाई स्पीड, क्योंकि अभी फॉर्मूला आएगा 2.18 इंटू 10⁻⁶ टाइप की स्पीड होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड है। लाइट 10⁸ में होता है, तो कुछ 100 का ही फर्क आ गया बस। ठीक है, उसके अलावा एटम जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इसकी तरफ है, न्यूक्लियस इसकी तरफ, और नेगेटिव इसकी तरफ है, तो ये आपस में स्टेबल है क्योंकि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, ऐसे नहीं कि अट्रैक्ट होकर उसमें गिर जा रहा है वो, ऐसा रदरफोर्ड ने बोला था। उसके बाद उसने कहा था कि जो रेडियस ऑफ एटम है वो 10⁵ टाइम्स है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एटम, अगर मेरे पास न्यूक्लियस 1 सेंटीमीटर हुआ तो एटम होगा 10⁵ सेंटीमीटर, मतलब लगभग 1 किलोमीटर का फ़र्क आ गया। तो अगर न्यूक्लियस का रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर होगा तो एटम का रेडियस 1 किलोमीटर होगा, ऐसा उसने बोला था। ठीक है, फॉर एग्जांपल, फिर किसी भी न्यूक्लियस का अगर हमें रेडियस निकालना हो, चाहे वो हीलियम हो चाहे वो लिथियम हो, किसी का भी, तो ये डायरेक्ट सा फॉर्मूला है, क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज सम कांस्टेंट इनटू उसके मास नंबर की पावर 1/3। अब देखो, पावर में अगर 1/3 है तो क्वेश्चन के अंदर कैसी वैल्यू आएगी, एक ही, या तो 8 आ सकता है बिकॉज 8 क्या है 2 क्यूब, या तो 9 तो नहीं आएगा, 27 आ सकता है, या तो 81 आ सकता है। तो तुम्हें पता ही है कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कॉन्फिडेंस में रखना थोड़ा। R0 की वैल्यू क्या है, 4/3 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, जो कि कॉन्स्टेंट वैल्यू है। अब यहाँ से एक चीज़ डिफाइन हो सकती है कि जो डेंसिटी है मेरे पास, विच इज़ माई मास बाय वॉल्यूम, इन्होंने यहाँ पे मास को A दिया है, मास नंबर। किसी भी एटम जो है, कोई एटम जो है वो स्फेयर ही होगा, उसकी वॉल्यूम कितनी होगी 4/3, उसका पाई R³, R तो हमने निकाल लिया, कुछ कांस्टेंट इंटू 1/3 का क्यूब। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली, एक मिनट, ये हो जाएगा मेरे सिंपली A डिवाइड बाई 4/3 पाई R0³ इंटू A, फिर से क्योंकि 1/3 की पावर 3 हो जाएगा ना, इसलिए तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो A से A कट जाएगा, तो यहाँ पे डेंसिटी जो है वो मास नंबर के इंडिपेंडेंट आ गई। तो इस पर भी एमसीक्यू आ सकता है कि डेंसिटी किस चीज़ पर इंडिपेंडेंट होती है, तो सोचना नहीं पड़ेगा, सीधा आंसर हो जाएगा मास के ऊपर। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हम निकाल सकते हैं कैसे, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है, मतलब अगर ये मेरे पास एटम है, ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे होगा इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, या फिर वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगा जहाँ पे मेरे पास जो नेट फोर्स होगी वो कैंसिल हो जाएगी, नेट एनर्जी कैंसिल हो जाएगी। तो नेट एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी उस अल्फा पार्टिकल की बात हो रही है, क्योंकि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट चल रहा है पूरा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ
प्रोटॉन जो होगी ये दोनों बराबर हो जाएगी। किसी और के लिए भी निकाल सकते हैं, बट रदरफोर्ड की बात हो रही है तो यहाँ पे अल्फा ही यूज़ करना है हमें। तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल होती है मेरे पास के Q1 Q2/R। तो K इंटू Q1 कितना हो जाएगा, Q1 सपोज हीलियम की बात कर लो तो हीलियम होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है ना। और सपोज न्यूक्लियस अगर किसी की बात गोल्ड की बात हो रही है तो Z की वैल्यू कुछ हो जाएगी, लिथियम की बात हो रही है तो कुछ हो जाएगी, तो Z ही मान लेते हैं सिंपली, डिवाइड बाय R मिनिमम। ठीक है, ये भी Z ही था मेरे पास, लेकिन ये हीलियम था तो हमने Z को 2 पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो R की वैल्यू आ जाएगी। याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसको याद कर लेना तरीका, और मेनली इसी को याद कर लेना, वही हो जाएगा। मैथमेटिकल पार्ट क्या था रदरफोर्ड के मॉडल का, कि टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल होती है मेरे पास वही Q1 Q2/R। कुलम लॉ जो हम इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते हैं, विच इज़ माई F12 F21 के बराबर होता है, कि जो फोर्स ये इस पे लगा रहा है वही फोर्स ये इस पे लगा रहा होगा। यहाँ से वो फॉर्मूला आता है, कुछ नहीं है इसमें। ये आती है मेरे पास प्लैंक्स की थ्योरी। प्लैंक की थ्योरी से पहले आता है मैक्सवेल का ये मॉडल। ये क्वेश्चन तब आ सकता है अगर पेपर टफ आया तो, ठीक है, बिकॉज यूजुअली ये चीज़ इग्नोर हो जाती है, बट ठीक है। मैक्सवेल की थ्योरी है। मैक्सवेल ने कहा था कि वेव नेचर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेव नेचर होता है वो होता है वेव नेचर ही होता है, मतलब EMR का। वेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन देंगे उसको अगर हम, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा जो कि आपस में परपेंडिकुलर होंगी, कि अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा है, विच इज़ माई परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो नेट डायरेक्शन होगी वेव की वो इसके भी परपेंडिकुलर होगी, ऐसा उसने बोला था। कि अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, तो जो मेरे पास वो होगी मेरे पास वो ऐसी आ रही होगी। ठीक है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, तो जो पार्टिकल जा रहा होगा वो ऐसे जा रहा होगा, जो कि दोनों के परपेंडिकुलर होगा। द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन इज परपेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड्स। ठीक है, अब आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे प्लैंक्स, ये नोट आ जाएगा सबसे पहले कि EMR जो है वो किसी भी मीडियम में डिपेंड नहीं करती, जस्ट लाइक लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। EMR जो होता है वो डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस शो करता है, दोनों फिजिक्स में पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर। डायफ्रैक्शन होता है मेरे पास फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन जो पढ़ते हैं वहाँ पे, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। फिर आती है प्लैंक्स की थ्योरी। प्लैंक्स ने बोला था कि पार्टिकल का नेचर जो होता है वो होता है EMR, कोई भी पार्टिकल की बात हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, पार्टिकल की बात हो रही है। प्लैंक ने बोला था कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एनर्जी को एमिट करते हैं, मतलब छोड़ते हैं, और उसको एब्जॉर्ब भी करते हैं इन डिस्क्रीट मैनर, नॉट इन कंटिन्यूस। डिस्क्रीट का मतलब एक तरह से ऑल्टरनेट की, रिलीज़ किया पहले फिर ब्रेक लिया फिर ऐसे, समझ रहे हो, कंटिन्यूस नहीं है। उसके बाद उसने बोला था कि एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो एक पैकेट्स के फॉर्म में होता है, इसको हम बोलते हैं क्वांटा, जिसकी एनर्जी जो होती है सेम होती है सबकी, बिकॉज ऑल आर आइडेंटिकल। उसके बाद प्लैंक ने बोला था कि एनर्जी जो होती है वो होती है h/nu के बराबर। h इज़ माई प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34। न्यू होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी, जो कि हर मेटल की अलग अलग होती है, मतलब सोडियम की फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होगी, मैग्नीशियम की फ्रीक्वेंसी अलग होगी। 1/फ्रीक्वेंसी को हम टाइम पीरियड भी बोलते हैं, और C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा भी मेरे पास एक फॉर्मूला होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी को मैं C/λ से रिप्लेस कर दूँ तो hc/λ डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा। अब देखो, एक अगर फोटोन की बात करें तो फॉर्मूला होता है मेरे पास hc/λ। अगर n फोटॉन्स की बात करें तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, nhc/λ। तो याद हमेशा यही करना, क्वेश्चन में 1 गिवन होगा तो n को सिंपली 1 पुट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे ये ना nhc/λ। ठीक है, उसके अलावा n होता है नंबर ऑफ क्वांटम्स, सही बात है। EV जो होती है मेरे पास वो यूनिट होती है एनर्जी की, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स, जो कि यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन में आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो nhc/λ के अंदर अगर मैं n को 1 डाल दूँ और अगर मैं hc को कैलकुलेट करूँ इन टर्म्स ऑफ EV, तो मेरे पास आंसर डायरेक्टली आता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन, मतलब एक फोटोन की एनर्जी होगी 1240/λ, जो कि नैनोमीटर्स में होना चाहिए, इंटू EV। ठीक है, नैनोमीटर्स का मतलब 900 नैनोमीटर ऐसे हो सकता है। अगर एंगस्ट्रॉम गिवन है, सपोज मेरे पास गिवन होगा 9000 एंगस्ट्रॉम, तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं करना, बहुत अच्छा मेथड है, 9000 एंगस्ट्रॉम को लिख लो 10⁻⁻10। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 10⁻⁻9, तो इसको -9 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक काम करो 10 से मल्टीप्लाई कर दो और उसी 10 से डिवाइड कर दो। अब ये चीज़ मेरे पास क्या बन गई, 10⁻⁻9, और इसको इससे कैंसिल कर दो तो 900 नैनोमीटर आ गया। तो ऐसे कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं, बेहतर तरीका होता है किसी भी चीज़ का। तो ये हो गया मेरे पास, अगर एंगस्ट्रॉम में वैल्यू गिवन हो तो ऊपर 0 लगा देना, बात खत्म। ठीक है, उसके अलावा अब आते हैं फोटोस, आइंस्टाइन की इक्वेशन के ऊपर, विच इज़ माई टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन। एक मिनट, ठीक है, फोटोन की बात की थी इसने, टोटल
हाँ, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन इज वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, मेरे पास एक मेटल होता है, मेटल के ऊपर हम लाइट फेंकते हैं, लाइट की कुछ फ्रीक्वेंसी होती होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता होगा, वो किसी काइनेटिक एनर्जी से बाहर जाता होगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एक ऐसे पोटेंशियल कनेक्ट करते हैं तो ये मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम करेगा, वो बाद में पढ़ते हैं। अभी मेन चीज़ क्या होती है कि जो इसकी एनर्जी है वो किस में गई, एक इसके पोटेंशियल में गई जो कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है, प्लस मिनिमम एनर्जी जो हमें देनी पड़ेगी ताकि ये बाहर जाए, विच इज़ माई फाइव। तो ऐसे ही फॉर्मूला आता है कि एच न्यू इज काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइव। फाइव क्या होता है मेरे पास, एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या होता है मेरे पास, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हमें चाहिए होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए। किसी भी क्वेश्चन में गिवन होगा ना, ऐसे सपोज कोई क्वेश्चन आया वहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो कि न्यू कौन सा है न्यू नॉट कौन सा है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे भी ऐसा लिखा होगा ना कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो वो हो जाएगा न्यू नॉट, बात खत्म। उसके अलावा यहाँ पे 3 केस आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है बस एनर्जी इज माई 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ, E-5 है ना। अब देखो, कब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके 3 केस हैं। पहला कि ये ना हो, दूसरा कि ये हो रहा है बट काइनेटिक एनर्जी जो है 0 है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी वेलोसिटी 0 है। तीसरा कि ये हो जाए और काइनेटिक एनर्जी मेरे पास 0 भी नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी किसी स्पीड से निकल रहा होगा। तो अगर मैं पहले केस की बात करूँ कि ये नहीं हो रहा, ये कब नहीं होगा, जब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब हाफ mv² मेरे पास कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है, ये चीज़ पॉजिटिव है, मास हमेशा पॉजिटिव होता ही है। तो कभी भी काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा। तो क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि तुम्हें ऑप्शन दे दे 4 कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, ऑप्शन डी हो जाए नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज तब होगा जब काइनेटिक एनर्जी मेरे पास नेगेटिव आ रही होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि मेरे पास ये चीज़ नेगेटिव आ जाए, E-5 है ना, क्योंकि यही तो था काइनेटिक के बराबर। तो E-5 नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो नहीं होने वाला। तो हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इस चीज़ को कैलकुलेट करके। तो अगर मैं देखूँ तो ये वो कितना होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट नेगेटिव, तो न्यू लेस देन न्यू नॉट। तो किसी भी क्वेश्चन में सपोज तुम्हें दिया जाए कि लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो है 300 हर्ट्ज़ और मिनिमम जो सोडियम मेटल के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, सोडियम मेटल की फ्रीक्वेंसी है सपोज 450 हर्ट्ज़। कहीं भी ऐसा हो जाए तो समझ जाना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे जो ये एनर्जी है जो हम दे रहे हैं वो इससे कम है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते ही जज कर सकते हो ऑप्शन को, अगर तुम्हें ये सब चीज़ें पता है तो। यहाँ पे लिखा है, देख लेना, ये बाकी के 2 केस हो जाएंगे, सिंपली कुछ नहीं है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट को ही चेंज करा जा रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आएगा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है मेरे पास पावर बाय एरिया। पावर को हम लिखते हैं एनर्जी बाय टाइम, तो फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास एनर्जी बाय A/T। एनर्जी को हम लिखते हैं N टाइम्स एच न्यू। N क्यों, क्योंकि N पार्टिकल्स होंगे, तो N एच न्यू बाय AT। इसको हम लिखते हैं अपना पास, क्या लिखते हैं इसको हम क्या लिखते हैं, इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ से मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि सबसे पहले अगर यहाँ पे देखो तो इंटेंसिटी कितना आया, N टाइम्स एच न्यू डिवाइड बाई AT। तो अगर मेरे पास एरिया कांस्टेंट हो जाए, H तो कांस्टेंट है ही और किसी भी मेटल के लिए फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगी, तो मैं यहाँ से एक चीज़ देख सकता हूँ कि इंटेंसिटी जो है वो मेरे पास N/T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा देंगे, कोई क्वेश्चन अगर मान लो कोई क्वेश्चन है उसमें 2 सिनेरियोज हैं कि एक में 300 पार्टिकल है, एक में 400 पार्टिकल है, तो फ्रीक्वेंसी कहाँ पे ज़्यादा होगी, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं इंटेंसिटी, तो आंसर होगा 400, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट अगर कोई क्वेश्चन आ जाए मेरे पास कि 2 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और एक को होने में 3 मिनट लग रहे हैं, एक को होने में 4 मिनट लग रहे हैं, तो किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जिस टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जहाँ पे टाइम कम वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा, तो यहाँ पे जो होगी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये क्वेश्चन की ट्रिक्स हो जाएंगी जो कि ईजिली तुम सीख सकते हो, ठीक है। अब ये भी सेम चीज़ है, 5 के ऊपर है कि अगर टोटल एनर्जी 5 से कम होगी तो इजेक्शन होगा ही नहीं, टोटल एनर्जी 5 के बराबर हो जाएगी तो इजेक्शन होगा। बट अगेन ये 2 चीज़ बराबर है तो काइनेटिक 0 हो जाएगी, ठीक है। कैसे, एनर्जी इज़ 5 प्लस KE, अगर ये और ये बराबर है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो KE आ जाएगा 0, तो काइनेटिक 0। अगर पॉजिटिव होगा तो काइनेटिक नॉन जीरो आ जाएगा, विच इज़ माई नेगेटिव या फिर कुछ और। अब आ जाओ नीचे, ही आ जाएगा शॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर हम अपनी फोटो इलेक्ट्रिक की ट्यूब को एक पोटेंशियल से कनेक्ट कर दें तो ये पोटेंशियल इसे रोकने की कोशिश करेगा,
तो ये इसको कितना रोक सकता है? देखो, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो काइंड एनर्जी से निकल रहा है, तो इसको रोकने के लिए हमें इसके बराबर ही पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे पोटेंशियल लगा दिया, जिसको मैंने बोल दिया वी नॉट। तो इस नॉट की वैल्यू, ठीक है, वी नॉट इंटू चार्ज जो है ये होता है मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं अपने इलेक्ट्रोचार्ट के अंदर। अगर ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाए तो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी k/e, जो कि हो जाएगा मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जितनी काइनेटिक एनर्जी निकल रहा है उसके अपोजिट अगर हम उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाएं तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। यही डेफिनेशन होती है कि मिनिमम पोटेंशियल विच मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट हैपन। उसके अलावा आते हैं ग्राफ्स। तो पहला ग्राफ तो बड़ा ईजी है, काइनेटिक एनर्जी उसका ग्राफ है, बहुत ईजी ग्राफ है। एच न्यू इज माई 5 + ke, ठीक है। ke और न्यू का ग्राफ है, इसका मतलब इस चीज़ का और इस चीज़ का ग्राफ है। तो देख लो, सबसे पहले अगर मुझे इसे लिखना है, ठीक है, हम काइनेटिक को लिख रहे हैं यहाँ पे वाई एक्सिस पर, ओके। तो y प्लस सम कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू mx, डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। तो y इज इक्वल टू mx माइनस c टाइप का हो गया। y मेरे पास है काइनेटिक एनर्जी, x है मेरे पास, कितना हो जाएगा x मेरे पास, सिंपली यहाँ पे न्यू हो जाएगा, स्लोप हो जाएगी h, c हो जाएगा मेरे पास 5। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगी मेरे पास, ठीक है, स्लोप हो जाएगी मेरे पास h, जो कि पॉजिटिव है हमेशा, इसलिए ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से ग्राफ खुद बना भी सकते हो। क्वेश्चन क्या आ सकता है, ग्राफ देके बोल देंगे कि बताओ इंटरसेप्ट कितना है, तो इंटरसेप्ट डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हो कितना हो जाएगा इंटरसेप्ट। ये रहा इंटरसेप्ट मेरे पास 5, ये चीज़ कितनी हो जाएगी 5, ग्राफ की स्लोप कितनी हो जाएगी h, ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। सेकेंड ग्राफ इसका है न्यू नॉट वर्सेस, अच्छा ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला ग्राफ है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है मेरे पास वी नॉट, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई ई। काइनेटिक को मैं क्या लिख सकता हूँ, e - 5, है ना। तो न्यू नॉट कितना आ जाएगा, e - 5 डिवाइड बाई स्मॉल ई। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, जिसको हम 5 भी लिखते हैं, डिवाइड बाई ई। तो यहाँ से अगर कंपेयर करो तो मुझे सिर्फ इतनी चीज़ चाहिए, तो वी नॉट कितना हो जाएगा, एच न्यू बाई ई माइनस 5 बाई न्यू ई, ये फॉर्मूला बन गया। तो मुझे ग्राफ चाहिए इसका और इसका। तो y एक्सिस पे अगर ये है तो ये हो जाएगा मेरे पास x पे, इसके साथ वाला हो जाएगा m, ये हो जाएगा c। तो अगर इसका और इसका ग्राफ आता है, ठीक है, किसका, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ अगर आता है, तो उसकी स्लोप हो जाएगी h/e। याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और इंटरसेप्ट हो जाएगा 5 डिवाइड बाई ई, ऐसा ग्राफ बनेगा, देख लो फिर से। फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, करंट और फ्रीक्वेंसी का कोई भी रिलेशन नहीं होता। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट विच इज़ फ्रीक्वेंसी की पावर 0। तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन की, अगर ये ग्राफ है तो ऐसा ग्राफ बनेगा बस, ठीक है। ये रहा फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। इसका ग्राफ याद करना पड़ेगा तुम्हें, इसका ग्राफ याद करना पड़ेगा, जो कि ऐसा होता है, ये हो जाएगा मेरे पास करंट और ये हो जाएगा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरे पास इसमें देखो 2 टाइप के ग्राफ बनते हैं यूजुअली, जिसके अंदर मुझे भी स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन हुआ करती थी, बट ईजी से होते हैं। पहला ग्राफ कि मेरे पास ऐसा ग्राफ है, तुमने भी देखा होगा। दूसरा ग्राफ होता है कि ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है, तुमने भी देखा होगा, या सॉरी ऐसा नहीं, कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है मेरे पास। एक ग्राफ के अंदर दोनों का पोटेंशियल सेम है, एक ग्राफ के अंदर दोनों का करंट सेम है। तो वैसे ग्राफ की बात हो रही है, जब भी करंट अलग है इसके अंदर, जिसका करंट ऊपर है, करंट और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल याद करो, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी विच इज़ हाई इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी कम होगी क्योंकि इसका करंट भी कम है। इस ग्राफ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि दोनों की इंटेंसिटी बराबर थी। तो ये ग्राफ जो है यहाँ पे गिवन है, जो नहीं गिवन था वो मैंने बना दिया है, देख लेना। सेम ही ग्राफ है, मतलब y और x पे सेम ही आएगा, बस इसमें 2 केस बनते थे, वो दूसरा मैंने बता दिया। इसमें इंटेंसिटी दोनों की सेम होती है, यहाँ पे अलग अलग होती है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स पार्टिकल नेचर, एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है, रैंडमली कहीं आएगी नहीं वैसे। अब आएगा बोअर मॉडल। बोअर मॉडल इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशी, मतलब हाइड्रोजन के अंदर होता है एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक चार्ज, तो हाइड्रोजन लाइक के अंदर भी एक ही होना चाहिए। तो हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+, ये सब होती हैं स्पीशीज़ मेरे पास। इन सब पे एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशी नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट क्या है, एटम हैज वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑल प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यही सेम चीज़ उसने भी बोली थी रदरफोर्ड के अंदर।
घूमते हैं वो पाथ में नहीं घूमते, ऑर्बिट्स में घूमते हैं। ये हो गई मेन चीज़ हमारे पास। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होता है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बैलेंस होता है, इसकी वजह से उनके बीच में सर्कुलर मोशन हो रहा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स जो कि h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है मेरे पास, उसका फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा, विच इज़ NH/2π। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। एंगुलर मोमेंटम हम फिजिक्स में पढ़ते हैं mv/r। v क्या है? v है वेलोसिटी इन द nth ऑर्बिटल, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। r क्या है? रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिटल, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं सिंपली आगे फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से आएगा बस फॉर्मूला, ठीक है। ये चीज़ याद कर लेना, ये भी याद कर लेना, और कुछ याद करने की ज़रूरत है नहीं। अब आ जाओ वेलोसिटी। वेलोसिटी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बट डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूला आता है बस 2.18 × 10⁶ z/n। ये होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n। इसका मतलब जो जहाँ पे n की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब सपोज मेरे पास न्यूक्लियस है, ये एक पाथ है, ये एक पाथ है, तो कोई इलेक्ट्रॉन n = 1 में भी हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन n = 2 में भी हो सकता है। जो 2 पर होगा उसकी वेलोसिटी जो होगी वो कम होगी, जो 1 पर होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा? 0.529 × n²/z। एंगस्ट्रॉम की बात हो रही है, या फिर 5.29 करके हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं उसके अंदर, नैनोमीटर के अंदर, बट पढ़ना इसी के अंदर ही है। यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल है n²/z के। इस चीज़ को याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रहा वेलोसिटी का फॉर्मूला और ये रहा इसका फॉर्मूला। देख लेना n के कैसे प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि टाइम पीरियड होता है मेरे पास 2πr/v, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल है n² के, ये प्रोपोर्शनल है 1/n के। तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूँ तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल आ जाएगा n³ के। तो इसको भी याद कर लेना, ठीक है। कभी वो बोल सकता है कि मेरे पास 2 टाइम है, एक है 1 आवर, एक है 2 आवर। एक 1 आवर जो है वो हो रहा है n = 2 के लिए, तो बताओ इसके अंदर कितना n होगा। तो मुझे पता है कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³, तो t1/n1³ इज इक्वल टू t2/n2³। तो 3 वैल्यू पता है, चौथी आ जाएगी ऐसे, ठीक है। अब ये चीज़ देख सकते हो सिंपली, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो जिसकी वेलोसिटी कम होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और वेलोसिटी कम होगी तो n की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसका मतलब n = 4 और n = 5 की बात करूँ तो जहाँ पे n कम है वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, बिकॉज हमने पढ़ा है कि E = 5 + ke, ठीक है। यहाँ से हर चीज़ कनेक्ट हो जाएगी एक साथ, और जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे यहाँ पे कंक्लूड हो जाएंगे। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला एक बना सकते हैं काफ़ी इजीली काइनेटिक एनर्जी का, विच इज़ माई k ZE²/2r/n। ये फॉर्मूला याद कर लेना। पोटेंशियल के अंदर क्या होगा? पोटेंशियल इज माई -2ke। तो ke के फॉर्मूले को अगर मैं देखूँ तो -2 × ke का फॉर्मूला क्या था मेरे पास? k ZE²/2rn। इससे कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा? -k ZE²/rn। ये रहा फॉर्मूला। तो याद क्या करना है? ये सब फॉर्मूले याद नहीं करने, फॉर्म याद क्या करना है कि काइनेटिक एनर्जी होता है मेरे पास k ZE²/2rn। rn क्या है? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल। पोटेंशियल एनर्जी इसमें -2 काइनेटिक एनर्जी। बस सिंपली इतना याद करना है और कुछ भी नहीं। टोटल एनर्जी क्या होगा? दोनों का एडिशन, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। सिंपली बात खत्म, सारे हो जाएंगे यहाँ से। ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा वहाँ से। ये क्या है मेरे पास? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 Z²/n² × EV डिवाइड बाय एटम। इस चीज़ को बहुत लोग मिस आउट कर देते हैं यूनिट के अंदर। डायमेंशन का क्वेश्चन भी आ सकता है और उसमें भी आ सकता है ऑप्शन के अंदर, कि ये फॉर्मूला जो होता है मेरे पास ये पर एटम के लिए होता है। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना हो मोल्स के अंदर तो नंबर ऑफ एटम्स को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो सब चीज़ें अपने मन में ध्यान से लेके चलना कि ये फॉर्मूला सिर्फ EV का नहीं होता, EV/एटम का होता है। और अगर मैं EV की वैल्यू पुट कर दूँ, सपोज मैं E की वैल्यू पुट कर दूँ, तो मेरे पास जूल्स में आंसर आ जाएगा और ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 13.6 × E हो जाएगा मेरे पास सिंपली। तो ये चीज़ आएगी मेरे पास वहाँ से। अब काइनेटिक एनर्जी और ये देखो, ये हो गया रिलेशन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सॉरी अभी हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है मेरे पास वो होती है -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और अगर मैं इन दोनों का सम करूँ, और देखो काइनेटिक एनर्जी होती है मेरे पास माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो इसको मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो पोटेंशियल आ जाएगी मेरे पास -2En, ठीक है। ये चीज़ याद कर लेना और ये चीज़ याद कर लेना, बाकी पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा, सब कुछ अपने आप यहाँ से आ जाएगा।
ये तो टाइम पीरियड हो गया जो कि मैंने बता दिया सिंपली, एन स्क्वायर बाय जेड क्यूब। जेड कहाँ से आएगा, क्योंकि रेडियस इज माई एन स्क्वायर बाय जेड, वेलोसिटी इज माई जेड बाय एन, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एनर्जी डिफरेंस पर। तो अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर जा रहा है, मतलब अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जा रहा है, तो n इक्वल टू 1 से, मतलब ग्राउंड स्टेट से 2 पर भी आ सकता है, 3 पर भी आ सकता है। तो अगर मुझे एनर्जी डिफरेंस निकालना हो कितना, मतलब मुझे अगर सपोज 2 माइनस 1 निकालना हो, तो कुछ नहीं करना, 2 का फॉर्मूला पुट कर दो, -13.6 जेड स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास, जो भी है 2 का स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास ये वाला फॉर्मूला आता है, बिकॉज -13.6 को हम कन्वर्ट जब करते हैं एच सी बाय लैम्डा करके हम, तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला मेरे पास डायरेक्टली आता है। कैसे, एनर्जी इज माई एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी को हमने लिख दिया एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू -13.6, एच सी और -13.6 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो आता है फॉर्मूला वो आ जाएगा 109677, ठीक है। तो डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, इसको याद ही कर लेना सिंपली कि 1 बाय लैम्डा विच इज़ माई वेव नंबर विच इज़ माई आर टाइम्स 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर इंटू जेड का स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। अब बहुत अच्छी एक ट्रिक है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रिक है कि आर जो होता है वो होता है 109677। अब जब मोस्टली हमें इस क्वेश्चन में पूछते हैं लैम्डा, तो लैम्डा देखो ये जो फॉर्मूला है मेरे पास ये 1 बाय लैम्डा के लिए है, तो हमें लैम्डा के लिए हमेशा रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो रेसिप्रोकल में बहुत ही मुश्किल कैलकुलेशन आती है विच इज़ माई 1 बाय आर विच इज़ 1 बाय 90677 ऐसा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट बार बार मत करना, डायरेक्टली वैल्यू याद कर लो कि ये होता है मेरे पास 912 एंगस्ट्रॉम, बात खत्म। सपोज कोई क्वेश्चन है मेरे पास, n1 है मेरे पास सपोज 1, n2 है मेरे पास सपोज 2, मुझे निकालना है लैम्डा। तो मुझे पता है कि 1 बाय लैम्डा होता है r टाइम्स, सपोज हाइड्रोजन की बात हो रही है तो हमने z को 1 ले लिया, तो r इंटू 1 का स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ठीक है। तो 1 बाय लैम्डा कितना हो जाएगा r, ये हो जाएगा मेरे पास 3/4। तो लैम्डा कितना हो जाएगा मेरे पास 1 बाय आर इंटू 4/3, है ना। अब 4/3 तो बहुत ईजी है, 1 बाय आर कैसे करेंगे, डायरेक्ट याद कर लो 912 इंटू 4/3, इसको डिवाइड विच इज़ 304, 304 इंटू 4 कितना हो जाएगा मेरे पास 1216, दैट्स इट 1216 एंगस्ट्रॉम, बात खत्म। फालतू में कैलकुलेशन गई ही नहीं, सीधा आंसर आएगा बिना कुछ करे हुए। तो इसको डायरेक्टली याद कर लेना कि 1 बाय आर की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो होती है मेरे पास माइनस ऑफ एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी जो होती है वो होती है माइनस ऑफ लोअर ऑर्बिट की एनर्जी, ठीक है। बिकॉज सेपरेशन के अंदर क्या हो रहा है, हम उसको 0 से इन्फिनिटी लेके जा रहे हैं, तो हायर स्टेट कितना है इन्फिनिटी, तो हायर इन्फिनिटी है, तो n अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो 1 बाय n स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो एनर्जी आ जाएगी 0, ये चीज़ सेम चीज़ और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके अलावा चलते हैं नीचे। अच्छा, ये लाइमन बाल्मर पैशन ब्रैकेट फंड हम्फ्री ये सब आ जाएगा। इसमें मेन चीज़ क्वेश्चन किस पे आते हैं, लाइमन इज माई यूवी रीजन, बाल्मर इज विजिबल, बाकी सारे इंफ्रारेड होते हैं, हम्फ्री तो उतना आता नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि फर्स्ट लाइन, ये इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में, गिवन होता है कि फर्स्ट लाइन और या फिर अल्फा लाइन, तो कन्फ्यूजन होती है कि फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होता है, n इक्वल टू 1 या n इक्वल टू 2, क्या, तो आंसर होता है n इक्वल टू 2 होता है। फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होता है कि हम 1 से 2 जा रहे हैं, सेकेंड लाइन का मतलब क्या होता है कि हम 2 से 3 जा रहे हैं, और फर्स्ट लाइन को हम अल्फा लाइन भी बोलते हैं, तो इसको कन्फ्यूजन मत रखना। फर्स्ट लाइन का मतलब होता है हम 1 से 2 जा रहे हैं, तो n2 को हमें 2 लेना है, ना कि 0 से 1 नहीं जाना हमें, ठीक है, ये चीज़। सेकेंड लाइन होती है बीटा लाइन कि हम जो है वो 2 से 3 जा रहे हैं एंड सो ऑन। उसके बाद आता है स्टार्क इफेक्ट, जीमन इफेक्ट, जीमन इज़ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, स्टार्क इज़ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी सेपरेशन की बात होती है। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, कैसे, अभी हम पढ़ते हैं जब अपना डी ब्रोगाइल वेवलेंथ, लैम्डा इज h/mv, तो मुझे पता है mv होता है मोमेंटम, और p²/2m होता है काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2m के, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p, p को हम लिख सकते हैं √2m के क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लिखते हैं E/v। तो सारे फॉर्मूले, सारे जितने केसेस होंगे वो सारे बन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो डायरेक्टली से याद कर सकते हो, अगर मेरे पास v सपोज 150 दे दिया डायरेक्टली 150 वोल्ट, तो आंसर 1 आ जाएगा लैम्डा का। तो क्यों, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने कैलकुलेशन कर लिया है, तो इसको याद कर सकते हो फॉर इलेक्ट्रॉन। बाकी नहीं भी करना तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी कैलकुलेशन बच जाएगी बस, ठीक है। तो जितने केसेस बन सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे बता दिए।
सेकंड चीज़ आती है अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। अब इसमें बहुत सारे केस आते हैं। अगर पेपर ईजी आया, सपोज तुम्हारा पेपर अगर बहुत ईजी आया, तो सिंपली क्या होगा, डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन h/4 पाई, इस पे क्वेश्चन आएगा। अगर पेपर थोड़ा सा मुश्किल आया तो किस पे क्वेश्चन आएगा, वो हमसे ये चीज़ लगवाएगा। कैसे, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बस हाफ mv²। अगर मैं इसको डेरिवेटिव ले लूँ, क्योंकि एडवांस में कभी कभी आता है जे एडवांस के अंदर, अगर उसका डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, तो कितना हो जाएगा, हाफ m, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2v/dv। तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास d टाइम्स के कितना आ जाएगा, mv/dv। ठीक है, ये रहा mv/dv। तो यहाँ पे मैं डेल्टा वी को पुट कर सकता हूँ, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की अनसर्टिनिटी आ जाएगी। तो अगर पेपर मुश्किल आया तो वो मुझसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द अनसर्टिनिटी इन काइनेटिक एनर्जी। तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ से लग जाएगा, बिकॉज हमने डेल्टा वी को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसके अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर मोमेंटम को हम लिख सकते हैं ना mdv, तो हमने डेल्टा वी को रिप्लेस कर दिया, तो वहाँ से मेरे पास आ गया। उसके अलावा और भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। कैसे, लैम्डा को हम लिखते हैं h/p, अगर मैं इसको मोमेंटम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो d λ/dp कितना आ जाएगा, 1/p का डिफ्रेंशिएशन -1/p² इंटू डी, ऐसा। ठीक है, तो ये जितने केस होंगे वो सारे देख लेना। आएगा नहीं वैसे, मोस्ट प्रॉब्ली एडवांस वगैरह में आते हैं सब, बट फिर भी एक आइडिया होना चाहिए कैसे होता है ये सब चीज़ें। ठीक है, अब आ जाओ क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सारी बोर ने बताए थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, कि इट डिस्क्राइब साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि कभी कभी मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है, जैसे जेई के अंदर भी क्वेश्चन आता है यूजुअली, कि एन किसको डिनोट करता है, एल किसको डिनोट करता है, उसके लिए। ठीक है, तो सबसे एन जो है वो डिनोट करता है साइज को, एल जो है वो डिनोट करता है शेप को, एम जो है वो डिनोट करता है ओरिएंटेशन को, एस जो है वो डिनोट करता है स्पिन को। इसको याद कर लेना, MCQ इस पे आ सकता है। उसके अलावा क्या याद करना है कि भाई अगर n की वैल्यू 0 है तो SP/df, ये तो पता ही है कि n जब 0 होता है तो मेरे पास s ऑर्बिटल होता है, n जब 1 होता है तो p ऑर्बिटल होता है, एंड सो ऑन। उसके अलावा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है h/2 √L × L+1। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या होता है, 2l+1। इसका मतलब अगर मैं कुछ नहीं है, मतलब ठीक है, नंबर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 टाइम्स दिस। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूले हैं, इसको याद ही करना है। मैक्सिमम ऑर्बिटल दिस, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ट्वाइस ऑफ दिस, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। पी ऑर्बिटल की बात करें तो एल को पुट कर देना 1 एंड सो ऑन, एस की बात करें तो एल को पुट कर देना 0, वही सब बात हो रही है टिप सिंपली। उसके अलावा यहाँ पे अगर देखो तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला होता है n², मतलब अगर n = 3 है तो टोटल ऑर्बिटल हो जाएंगे 3 का स्क्वायर, विच इज़ माई 9। डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये लिखा है यहाँ पे, इसको भी याद करना है सिंपली। उसके अलावा स्पिन का फॉर्मूला होता है s × s+1, सेम फॉर्मूला है एज ऑफ l। ठीक है, ये इतना आता है इसके अंदर। फिर आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली ने बोला था कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के पास सेम सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर नहीं हो सकते। इसका मतलब कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए n, l, m और s कभी भी सेम नहीं हो सकते। अगर 3 चीज़ सेम होगी तो चौथी अलग होगी, हमेशा होगी। अफबाउ प्रिंसिपल ने क्या बोला था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। इसको हम याद करते हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, और ये ऐसे जाता है मेरे पास। ठीक है, या फिर उल्टा बना लो, ऐसे ही आता है मेरे पास। ठीक है, सबको पता है ये होता है एनर्जी लेवल मेरे पास आता है यहाँ पे। सिंपली जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं बिकॉज बहुत ही कम टाइम एग्जाम के अंदर। हुंस रूल क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ऐसी नहीं होगी कि सपोज अगर मेरे पास एक डब्बा है ऐसा, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ऐसी नहीं होगी। ठीक है, ऐसी कभी नहीं होगी। पहले सारे भरेंगे, उसके बाद जाके दूसरा भरना शुरू होगा, ऐसा। एक्सेप्शन क्या है क्रोमियम का, क्रोमियम होता है मेरे पास 4s2 3d4, बट 3d5 स्टेबल है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो 4s2 4s1 3d5 बन जाएगा मेरे पास। सेम फॉर कॉपर, कॉपर होता है 4s2 3d9, बट 3d10 इज मोर स्टेबल, तो 4s1 एक इलेक्ट्रॉन उसका उड़ के यहाँ पे आ जाएगा 3d10। ठीक है, अब ये है मेरे पास टोटली वो सब कि अगर पेपर मुश्किल आया तो ये चीज़ आ सकती है कि डी ऑर्बिटल की शेप पूछी जा सकती है, कैसे होती है। dz² मेरे पास कुछ ऐसा होता है, dx² y² के अंदर x के अलॉन्ग ये, y के अलॉन्ग ये, x के अलॉन्ग ये, x y y z तो देख सकते हो। x z का मतलब होगा कि एक x के अलॉन्ग होगा, एक z के अलॉन्ग होगा, एंड सो ऑन। उसके अलावा यहाँ पे नंबर ऑफ रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है n - l - 1,
एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है एल, टोटल नोड्स हो जाएंगे इन दोनों का सम विच इज़ माई एल से एल कैंसिल n-1। तो ये इसमें पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो कवर हो गया। एवरी फॉर्मूला, एवरी ग्राफ, एवरी थ्योरी, हर टाइप के जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूलाज पॉसिबल थे यहाँ पे वो सारे कवर हो गए। जितने भी यूनिट्स थी, चाहे वो R1/R हो गया, जो भी है, जितनी भी ट्रिक्स थी वो सारी कवर हो गई, जितने भी एक्सेप्शन थे वो भी कवर हो गए, एंड यू आर डन विथ थ्योरी पार्ट। अब सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन की वीडियोस एकदम एंड में आएगी जब सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।